हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहली बात आती है कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक इट इज ए टेक्निकल टर्म, इट इज अ टेक्निकल टर्म फॉर इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर्स ही होते हैं, इनको जब यूज करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक बोल दिया जाता है इनको। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब होता है जो लो वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, एफएम हो गया, रेडियो हो गया। आरओ के अंदर जो प्लेट होती है वो भी लो वोल्टेज पे काम करती है। फोन का एडेप्टर जो होता है वो भी लो वोल्टेज पे। बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो लो वोल्टेज पे काम करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बोलते हैं। और उस प्लेट के अंदर छोटे छोटे आपने देखे होंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर बोलते हैं उनको। और वो भी उन कैपेसिटर के अंदर भी डाइलेक्ट्रिक होती है, तो यूजुअली डाइलेक्ट्रिक ही यूज की जाती है। तो ठीक है भाई, बात समझ में। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक टाइप का इंसुलेटर ही होता है, उसको बोल देते हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, और कैपेसिटर जो होते हैं यूजुअली उनके अंदर डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि डाइलेक्ट्रिक है क्या, एक टाइप का इंसुलेटर। अगर एक कैपेसिटर है मेरे पास, मान लीजिए इसके बीच का स्पेस जो है वो कंप्लीटली एक डाइलेक्ट्रिक से फिलअप कर दिया जाए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, एरिया ऑफ प्लेट ए, सेपरेशन डी, और यहां एयर है, मतलब वैक्यूम है, तो यहां पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बट अगर इसके अंदर मीडियम आ जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। किसी मीडियम के लिए क्या आ जाता है, एप्सिलॉन। ठीक है भाई, फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है यहां डाइलेक्ट्रिक के लिए, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन आर और के यहां देखा जाए तो एक ही बात है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट जो वैक्यूम के लिए होता है, सॉरी, वो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। बट एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की टर्म में क्या आ रही है, के एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं एप्सिलॉन नॉट से ही, जस्ट जो डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ में आ गई कि अगर कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एयर है तो ये आता है, और अगर कोई मीडियम आ जाए डाइलेक्ट्रिक तो ये आ जाएगा। अगर दोनों को डिवाइड करूं, सी नॉट कर देते हैं एयर के लिए, तो अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, के। तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया के को डिफाइन करने का। ये तो बेसिकली हमें पहले से पता है, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू वैक्यूम। लेकिन यहां एक फॉर्मूला और आ गया, इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विद ए मीडियम टू कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम। और मीडियम और एयर एज मीडियम इन दोनों के लिए आ गया। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन ये आता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, तो के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आप देख पाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर है वहां लिखा मिलेगा 45, मतलब -40 टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर रेंज दे के रखेंगे वहां पे कि इतने से इतने टेम्परेचर तक वो काम करता है। वैसे ही प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपने 10th में रजिस्टर पढ़े होंगे, वो जो रजिस्टर्स होते हैं उनकी रेंज होती है, उनकी टेम्परेचर रेंज होती है, तो उसी टाइप से ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है भाई,
अब अगर मैं बोलूं चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जो चेंज आता है इज ड्यू टू चेंज इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन मटेरियल। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, जैसे हम नाम लेते हैं पेपर, मिका, ग्लास एक्सेट्रा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक का नाम ले सकते हैं आप, जो कोई भी इंसुलेटर, तो उनके अंदर जो एटम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें जो चेंज आएगा, उनके चेंज की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में चेंज आता है। कहने का मतलब K की वैल्यू में जो चेंज आता है वो डाइलेक्ट्रिक के एटम मॉलिक्यूल्स में चेंज की वजह से आता है। और आप ये बताइए कोई एक इंसुलेटर है, उसमें टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो एटम मॉलिक्यूल में चेंज आएगा, और वो चेंज आएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी वेरी करेगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो चेंज है वो एटम मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में किसी मटेरियल के चेंज आता है। मतलब किसी मटेरियल में जो एटम मॉलिक्यूल्स है उसमें अगर चेंज आएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी चेंज आएगा। तो इतनी बात मुझे समझ में आई कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, K होता है। कैपेसिटर की प्लेट के अंदर एयर को रिप्लेस करके कोई आ जाए डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K है इसकी वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, K की वैल्यू नियरली 1 होती है फॉर एयर, तो हम इसको K इक्वल टू 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 के काफी क्लोज होती है, कंपेरेबल और नियरली बिल्कुल क्लोज होती है। अदर सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, अदर्स के लिए 1 से ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि K की वैल्यू किसके लिए ज्यादा और किसके लिए कम कैसे डिसाइड करते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो मटेरियल इजीली पोलराइज हो जाए, अभी पोलराइज क्या होता है पढ़ेंगे अभी, जो मटेरियल इजीली पोलराइज हो जाए उसका K ज्यादा होता है, और जो इजीली पोलराइज नहीं होते उनका K कम होता है। ठीक है ना, अभी डिस्कस करते हैं। तो आपको डाइलेक्ट्रिक क्या होती है इतनी बात समझ में आ गई, वैल्यू क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे चेंज होता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सारी बातें आपके समझ में आ गई। इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं या टाइप्स की, तो बेटा डाइलेक्ट्रिक 2 टाइप की होती है। पहली नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पहले हम बात करें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब मॉलिक्यूल्स है ना, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक जिनके मॉलिक्यूल्स या वो डाइलेक्ट्रिक जिनके मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, वो डाइलेक्ट्रिक जिनके मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करे। जैसे मान लीजिए इस टाइप से मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिव चार्ज है सारा सेंटर के ऊपर और नेगेटिव चार्ज चारों तरफ ऐसे है। तो नेगेटिव चार्ज चारों तरफ अगर ऐसे है तो इन सभी का भी हम कहें कि भाई सेंटर कहां होगा, तो आप देखें तो इन सभी का सेंटर भी यहीं पे लाई करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यहां पे और नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर है यहां पे। तो जो मॉलिक्यूल जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे लाई करे या कोइंसाइड करे, क्या करे, कोइंसाइड, तो उनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे H2, N2, O2 एक्सेट्रा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इन सब में ऐसा होता है, सबका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे लाई करता है। जैसे मैंने एक डॉट बनाया, इस डॉट का मतलब सारा पॉजिटिव यहाँ पे और सारा नेगेटिव भी यहीं पे लाई करता है, और मैंने बोल दिया ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मैंने बोल दिया ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सारा यहीं पे लाई करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सारा यहाँ पे लाई करेगा। तो मुझे एक बेसिक सी बात समझ में आई कि डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर कब होगी, जब उस डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है भाई,
इनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और इन मॉलिक्यूल से जो मिलकर डाइलेक्ट्रिक बनी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो एक डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। तो ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है भाई, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होती है मुझे समझ में आ गया। अब बात आती है पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर का मतलब पोल्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होती है जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डोंट कोइंसाइड, कोइंसाइड नहीं करते। जैसे मान लो NaCl, HCl एक्सेट्रा, वाटर ले सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है। तो HCl की बात करें तो ये ऐसा होता है, NaCl की बात करें तो ये ऐसा होता है, और H2O की बात करें तो आपको पता है H डेल्टा पॉजिटिव और यहां पे O डेल्टा 2 नेगेटिव। पता होगा ना आपको यहाँ पे कि ये पॉजिटिव ये 2 नेगेटिव, इनके बीच में कुछ एंगल भी होता है। तो इसकी अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, पोलर। तो एक बात समझ में आ गई कि पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता। ये ऐसा होता है, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। जब नॉन पोलर है वो बिल्कुल ऐसा होगा, और जो पोलर है उसमें एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते पोलर में, दोनों सेपरेट होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल का मतलब समझ में आ गया। पोलर मॉलिक्यूल वो जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हों, और नॉन पोलर वो जिनका पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करें। ठीक है भाई, ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल HCl, NaCl, H2 एक्सेट्रा हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर जो डाइलेक्ट्रिक बनती है उसको बोलते हैं पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, अब बात आती है इन डाइलेक्ट्रिक को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा। अगर इन डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा वो देखते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं नॉन पोलर। मैं 4 मॉलिक्यूल बना देता हूं जस्ट, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आपको पता है करोड़ों अरबों में होते हैं। हमने जो समझने के लिए ये ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जिसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, मान लीजिए इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। बोलिए होगा। अब यहां जो मॉलिक्यूल था, देखो मैं समझाने के लिए बताता हूं, यहां जो मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव इसकी तरफ पॉजिटिव इसकी तरफ। सेकंड भी ऐसा होगा और ये वाला भी ऐसा होगा, और बेटा ये वाला भी ऐसा होगा। तो ये मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जो फील्ड में रखा तो ऐसी शेप हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो थे जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता था इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेट होना ही पोलराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। पर मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया, तो पोलराइज का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट होना। इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल पोलराइज हो गए। अब आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जितना पॉजिटिव है Na के ऊपर उतना ही Cl के ऊपर नेगेटिव है। जैसे CuSO4, जितना Cu के ऊपर पॉजिटिव है उतना ही SO4 पे नेगेटिव है। तो इक्वल अपोजिट चार्ज है, ये दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज है, और इक्वल और अपोजिट चार्ज है और कुछ सेपरेशन है, तो क्या बनाएंगे? डाइपोल।
मेरी बात समझ रहे हैं? ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, मान लो -q + q सेपरेशन L, तो क्या ये डाइपोल बनाएंगे? डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा इनका? q × L। इसका मतलब हमने पीछे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, वो डाइपोल यहां आ रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया तो उसका डाइपोल मोमेंट आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में डाइपोल मोमेंट नहीं था, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 था, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो डाइपोल मोमेंट आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल पोलराइज हुए और डाइपोल मोमेंट इनका आ गया। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये पोलराइज होते हैं, डाइपोल मोमेंट आ जाता है। क्वेश्चन ये आता है किस लिमिट तक पोलराइज होते हैं, कितने पोलराइज होते हैं, ये सारी बातें आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है कि पोलर मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं भाई? जो पहले से पोलराइज होते हैं। माना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल तो पहले से पोलराइज होते हैं, तो वो इस टाइप से रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मान लीजिए ये 4 ले लिए और सारे रैंडम लिए, तो नॉन पोलर हो गया। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पहले से पोलराइज है, और पहले से पोलराइज है तो इनका अपना पहले से डाइपोल मोमेंट है। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, इनका डाइपोल मोमेंट होता है। इनका नहीं होता था, बाद में हुआ था, इनका पहले से होता है। लेकिन सभी के डाइपोल की डायरेक्शन अलग अलग है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव इधर होगा, ये इधर होगा, ये उधर होगा, ये उधर होगा, और ऐसे हजारों करोड़ों होते हैं। तो एवरेज आउट देखा जाए तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। और नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है तो इनका फील्ड भी क्या होता है? 0। इसका मतलब अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। कैसे ओरिएंटेड होते हैं? रैंडमली। और रैंडमली की वजह से यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई नेट, जो इफेक्ट है वो क्या होता है? 0। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, मान लो इधर अप्लाई कर दिया, तो जब मैं इसको इधर रखूंगा तो इनके ऊपर क्या आएगा? हमने पीछे पढ़ा था टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ रहा है आपको? टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैं आपको बनाऊं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, कुछ याद आ रहा हो, एक डाइपोल रखा था हमने और उसके ऊपर टॉर्क आया था कुछ, जो इसको रोटेट करवा रहा था, याद आ रहा है कुछ? तो वैसा ही टॉर्क इनके ऊपर आएगा। एक्चुअली ये जो पढ़ते हैं इसीलिए पढ़ते हैं। तो इसके ऊपर जो टॉर्क आएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, टाउ पी क्रॉस ई, कुछ याद आया हो तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद टॉर्क आएगा, और वो जो टॉर्क है वो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएंगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा, रुक जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यों? जब वो टॉर्क आता था पोटेंशियल एनर्जी भी आती थी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? याद हो तो -PE cos थीटा, याद आ रहा है आपको? और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तो आपको याद हो तो मिनिमम एनर्जी कितनी होती थी? -PE। कुछ याद आ रहा है? ये बेसिक बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि पीछे रिवाइज हो जाए। अच्छा भाई, सारी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा तो रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन हो जाएंगे। तो मान लीजिए ये सारे, मान लीजिए ये इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे पहले की तरह। ये मैंने फाइनल सिचुएशन बनाई है। एक्चुअली टॉर्क की वजह से धीरे धीरे रोटेट करेंगे, धीरे धीरे, और फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, और एट लास्ट ये फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो फाइनल सिचुएशन मैंने ड्रॉ की यहाँ पे, तो दोनों सेम हो गए, ये पोलराइज होंगे, और यहाँ हल्का फुल्का पोलराइजेशन और हो सकता है क्योंकि पहले से पोलराइज है, फील्ड की वजह से और ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन मेन फंडा क्या है कि इसके ऊपर टॉर्क आएगा, और टॉर्क आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और मिनिमम एनर्जी इतनी, और फाइनली ये
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब डाइलेक्ट्रिक है, पोलराइज हो रही है, कैसे पोलराइज हो रही है, सारी बात ठीक है। इसका फायदा क्या है, कैसे ये कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। जैसे हमने पीछे देखा था, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई थी, है ना, मैथमेटिकली बढ़ गई थी। कैसे भाई, क्या होता है यहाँ पे, एक्चुअली हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल मैंने इस साइड अप्लाई किया, एक्सटर्नल फील्ड इस साइड, बट इसके अंदर जो फील्ड आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, वो इंड्यूस फील्ड आएगा, इंड्यूस फील्ड EI, और वो इसके अपोजिट आएगा। वो इंड्यूस फील्ड जो आता है वो इसके अपोजिट आता है, और अपोजिट फील्ड की वजह से क्या हुआ, ये एक्सटर्नल फील्ड को कुछ कम कर देता है। एक्सटर्नल फील्ड को क्या कर देगा, ये थोड़ा सा कम, मेरी बात समझ रहे हैं आप, और फील्ड को कम कर देता है ये, और फील्ड के डिक्रीज होने से सारी चीजें होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब एक्सटर्नल फील्ड का ये अपोज कर रहा है, अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल पोलराइज, ये मॉलिक्यूल था और फील्ड की वजह से स्ट्रेच हुआ, फील्ड की वजह से ये स्ट्रेच हुआ, और स्ट्रेच कब तक होगा, जब तक ये फील्ड अप्लाई होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, जैसे ही फील्ड हटेगा दोबारा से वैसा ही हो सकता है, तो एनर्जी स्टोर हो रही है। एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, -PE। मेरी बात समझ रहे हो, हम कहते हैं ना कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, तो वो कैपेसिटर एनर्जी कहां स्टोर करता है, डाइलेक्ट्रिक में करता है। और डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल जब पोलराइज होते हैं तो उनको पोलराइज रखने के लिए जो वर्क होता है वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है भाई। मुझे पता लगा एनर्जी कैसे स्टोर होती है और कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है। तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है, अंदर डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, और कैसे क्या होता है उसका हम प्रूव भी करेंगे, आगे प्रूफ करेंगे इसका। फिलहाल आप डायग्राम से समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्लाई करने से एक इंड्यूस फील्ड आएगा, इसके अपोज करने से, और नेट फील्ड थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि डाइलेक्ट्रिक क्या होती है। डाइलेक्ट्रिक पोलर और नॉन पोलर दो टाइप की होती हैं, और एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है भाई, अब एक बात और समझे, मैं पोलर नॉन पोलर पता लग गया मेरे को। अगर एक बात करें कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K इज लार्ज फॉर दैट डाइलेक्ट्रिक विच कैन बी पोलराइज्ड इजीली, K की वैल्यू ज्यादा होगी उस डाइलेक्ट्रिक के लिए जो इजीली पोलराइज हो जाए। तो हमारे पास दो थी, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर को तो पोलराइज करना पड़ रहा था, जो पोलर थी वो तो पहले से ही पोलराइज थी, उसको तो अलाइन करना था। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है वो आसानी से पोलराइज होती है। ठीक है भाई, अब उस पोलर में भी और जो बहुत सारी पोलर है उनमें से कौन ज्यादा आसानी से होती है, वाटर। क्या होता है, वाटर। इसीलिए वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 81। इसीलिए वाटर जो H2O है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा, 81। क्यों होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल इजीली पोलराइज हो सकते हैं, इजीली पोलराइज हो सकते हैं। चलो इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K ज्यादा किसका होगा, जो इजीली पोलराइज होगा, और K कम किसका होगा, जो बड़ी मुश्किल से पोलराइज होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से पोलराइज होते हैं, इसलिए उनका ज्यादा होता है। और उनमें भी अगर देखा जाए तो वाटर का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल और आसानी से, सबसे ज्यादा आसानी से पोलराइज हो सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई आगे क्या, आगे हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो उसका पोलराइजेशन कैसे होता है, कैसे इंड्यूस फील्ड आता है, सारी बातें मैं अभी कर रहा था आपसे, वो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है और इसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रख दी इस टाइप से। तो डाइलेक्ट्रिक है, पोलर लो नॉन पोलर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ले ली नॉन पोलर। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है और बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E0।
तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, तो इसका जो फील्ड होगा वो इसके अंदर से जाएगा। ये जो दोनों प्लेट का फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर से पेनिट्रेट करेगा, नो डाउट। और जब वो पेनिट्रेट करेगा तो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल हैं वो किस शेप में आ जाएंगे? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस टाइप से पोलराइज हो जाएंगे। नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस प्रकार से पोलराइज हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इधर नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड चलता रहेगा। हमने तो कुछ लिमिटेड बनाई है, 3 6 9 12 15 18 21 सॉरी 18 है। वैसे बहुत सारी होती हैं, हजारों लाखों करोड़ों में होती हैं, हमने जस्ट समझाने के लिए बताया है। अब ये मॉलिक्यूल जो आपको इतने पास पास दिखाई दे रहे हैं, कुछ गैप दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये इनसे भी बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा, इतना क्लोज कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इक्वल तो है ही, हमें पता है, आपस में कैंसिल कर देते हैं। तो अगर मैं इसको इस टाइप से डिवाइड करूं तो आप देख पाएंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। तो जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर का चार्ज सारा कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा बचेगा क्या? हम अगर देखें तो डाइलेक्ट्रिक जो थी उस पर क्या बचेगा भाई? पहले तो ये था प्लेट, ये तो डाइलेक्ट्रिक में सिर्फ ये चार्ज बच रहा है यहां पे ना, बाकी तो अंदर का सारा खत्म हो गया। तो बाहर का जो फील्ड था वो ई नॉट था, समझ गए हम। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल थे उनके पोलराइज होने से जो इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज का मतलब इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज समझते हैं, पीछे पढ़ा था हमने। इंड्यूस जो एक्चुअल में हमने नहीं दिया, अपने आप आया, मॉलिक्यूल के पोलराइज होने से अपीयर हुआ है। तो वो जो इंड्यूस चार्ज आया, उस इंड्यूस चार्ज की अंदर से कैंसिल हो गए, यहां बचे, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है भाई, आएगा। इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसको नाम दिया EI, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दिया इसको? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? EI। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे? क्या दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे? तो ध्यान देने वाली बात है, सुनना ध्यान से। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, क्या है बेटा? कंडक्टर, और इसको मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं, तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज घटा होता जाएगा, पॉजिटिव यहां पे घटा हो जाएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तब तक होता है तब तक अंदर का फील्ड और ये वाला फील्ड बराबर ना हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? बराबर ना हो जाए, इसका मतलब अंदर नेट क्या बचेगा? 0। बाहर वाला फील्ड E नॉट और अंदर जो इंड्यूस होगा वो EI। E और EI अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो नेट क्या बचेगा? अंदर 0। तो इसका मतलब एक कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक नेट फील्ड अंदर क्या ना हो जाए? 0। बट डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल पोलराइज होते हैं, पोलराइज होते जाएंगे बट एक लिमिट तक। और उस टाइम पे जब मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा तब एक्सटर्नल फील्ड और ये फील्ड कभी भी इक्वल नहीं होता, ये हमेशा कम रहता है। EI इंड्यूस फील्ड की वैल्यू E नॉट से हमेशा कम रहती है, तो नेट फील्ड बचेगा। क्या बचेगा? नेट। और इसको बोलते हैं
रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझ रहे हैं आप। एक डायलेक्ट्रिक को जो फील्ड में रखेंगे नेट कभी जीरो नहीं होता, क्यों बचता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई। तो ई का मतलब है रिड्यूस, बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाइड। ई आई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के पोलराइज होने से जो इंड्यूस फील्ड आया वो क्या है, ई आई। चलो भाई इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि डाइलेक्ट्रिक क्या कहती है, अंदर फील्ड कैसे बचता है, रिड्यूस फील्ड क्या होता है, ठीक है भाई। अब एक टर्म को डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जब मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल को फील्ड में रखा तो पोलराइज हुए, पोलराइज हुए तो डाइपोल बने। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल बने, यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल बने, और उनका डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को अगर मैं पी से डिनोट करूं तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट क्या मान ले भाई, क्यू एल। जैसे मान लेते हैं एक ये था माइनस क्यू प्लस क्यू डिस्टेंस एल, तो चार्ज इंटू डेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। कैसे, मान लेते हैं हमारे पास एल लेंथ है टोटल और ए एरिया है, तो यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि एल लेंथ हम इस तरह से मान के चल रहे हैं, ये ले लिया तो एक चार्ज यहां पे एक चार्ज यहां पे, तो इसकी लेंथ क्या हुई ये, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, तो क्यू इंटू एल ये डाइपोल बन गया, और एरिया क्या मान लेते हैं इसका ए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए एल, एल से एल कैंसिल, क्यू बाई ए। दूसरा क्यू को मैं क्यू आई कर सकता हूं इंड्यूस चार्ज, और आपको पता है चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई, तो P इक्वल टू सिग्मा आई कर सकता हूं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इक्वल टू इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इक्वल टू इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है भाई। इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। अब सपोज कीजिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था रिड्यूस फील्ड का, ई नॉट माइनस में ई आई, ई नॉट माइनस में ई आई, ठीक है भाई। ई को क्या लिख सकता हूं मैं, ई जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या लिखा जा सकता है, और ई नॉट, ई को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कर देते हैं मीडियम के लिए। और आपको पता है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात समझ रहे हैं, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मीडियम के अंदर फील्ड, मीडियम के अंदर फील्ड है तो क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट मीडियम है तो क्या आएगा एप्सिलॉन, और अगर ये एप्सिलॉन है तो के एप्सिलॉन कर सकते हैं, के डायरेक्टरी कांस्टेंट। ये क्या हो गया ई नॉट, और ई नॉट क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई आई क्या होगा, ई आई क्या होता है इंड्यूस फील्ड के लिए इंड्यूस चार्ज और एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखें तो ये कैंसिल, और अगर यहां देखें तो सिग्मा बाई के इक्वल टू सिग्मा माइनस इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज के लिए क्या आ जाएगा, इंड्यूस चार्ज के लिए अगर मैं इसको लिखूं और मैं अगर सिग्मा को चेंज कर दूं तो क्यू बाई ए कर सकता हूं, क्यू बाई ए, और इसको क्यू आई बाई ए, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा। और यहां से अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्यू इंड्यूस कितना आ गया, क्यू माइनस क्यू बाई के, तो क्यू 1 माइनस 1 बाई के। तो ये मेरे पास एक इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला आ गया, आप देख पा रहे हैं। फिर देखिए एक बार मैंने क्या लिखा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है भाई। E क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E नॉट एक्सटर्नल फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E रिड्यूस फील्ड डायरेक्ट्रिक मीडियम के अंदर E इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन आपने पीछे बढ़ा था, क्या लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन लिख सकता हूं ना इंड्यूस चार्ज के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो मीडियम के अंदर है, यहां पे के क्यों नहीं लगाया? एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मॉलिक्यूल्स के लिए लिया है, पोलर मॉलिक्यूल्स, और हमने ये मान के चले कि ये चार्ज है वो इस टाइप से, और इसको फील्ड में रखेंगे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? एक्चुअली चार्ज तो एयर में ही है ना, तो इंडिविजुअल चार्ज को एयर में मान के चले हम, इसलिए इसका ये लिया गया, और जो नेट फील्ड बचा वो डायलेक्ट्रिक अंदर बचा, उसको मीडियम मान के चल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब यहां से सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, एरिया सबका सेम है, तो क्यू इसको क्यू आई कर दिया, और क्यू आई को उधर ले गए, इसको इधर ले गए, सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया? क्यू आई इंड्यूस चार्ज इक्वल टू क्यू 1 - 1 बाई के। तो ये मेरे पास इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है भाई, मेरे पास इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड आ गया। के की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, मेरे पास सुनना ध्यान से, के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो 1 बाई के उतना ही कम होगा, और 1 में से जितनी कम वैल्यू माइनस करेंगे उतना ही ज्यादा बचेगा, तो इंड्यूस चार्ज ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि के जितना ज्यादा होगा इंड्यूस चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, के जितना कम होगा इंड्यूस चार्ज उतना ही कम होगा। दूसरी बात, इंड्यूस चार्ज आपको पता है नेगेटिव होता है, अपोजिट होता है, तो वो अपने आप आ जाएगा। हमने जस्ट मैग्नीट्यूड निकाला है, तो ये बात मेरी समझ में आ गई कि इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है भाई, इसी के साथ साथ एक बात और देखते हैं, क्या E इक्वल टू ई नोट माइनस ई आई होता है? E इक्वल टू ई नोट माइनस ई आई को क्या ले सकते हैं? सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अभी अभी आपने प्रूव किया था सिग्मा आई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बराबर है, किया था भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट माइनस पी, और ये इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई, और एप्सिलॉन नॉट ई प्लस में पी कर दूं तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बचेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात समझ में आ गई। और अगर मैं इसको नाम दे दूं डी, तो डी कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। आज से 2-3 साल पहले 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया था सीबीएसई के अंदर कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कभी कभार, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। और इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला ये होता है। अगर हम इसमें देखें फॉर कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के लिए क्या इन्फिनिटी होता है, तो इंड्यूस चार्ज कितना होगा? Q1 - 1 बाई इन्फिनिटी, समथिंग बटे इन्फिनिटी 0, तो क्या आया Q। तो इंड्यूस चार्ज टोटल चार्ज के बराबर ही होता है। इंड्यूस चार्ज टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज है, तो इंड्यूस चार्ज टोटल चार्ज के बराबर होता है, और माइनस साइन तो आपको पता है आता ही है। ठीक है भाई, हमने जस्ट मैग्नीट्यूड में लिया है। किसमें लिया है? ये मैग्नीट्यूड में। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट था कि यहां से इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला कैसे आएगा और यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आएगा। बेसिक बात पीछे जो डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताई थी, तो हम लोगों ने पढ़ा भाई एक डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखने से इंड्यूस चार्ज कैसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल फील्ड में रखने से डाइलेक्ट्रिक में एनर्जी स्टोर होती है। हमने कहा था कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, तो डाइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल पोलराइज होते हैं वहां एनर्जी स्टोर होती है। फिर हम बात कर रहे थे वहीं पे कि कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है, कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है, और मैंने आपसे कहा था आगे बताऊंगा, तो वो आगे यही था फिलहाल। देखो इतनी बात समझने के बाद कुछ फील आ गई हमें। आगे हमें फॉर्मूला पढ़ा था ई नोट बाई के इक्वल टू ई, याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा? एक फॉर्मूला था के इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो याद है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये भी याद है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में है तो ये फॉर्मूला होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में है तो 4 पाई एप्सिलॉन, अरे ये तो याद होगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ये कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, ई नोट बाई ई एम, एप्सिलॉन ऊपर के आ गया, तो मुझे समझ में आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला ई नोट बाई ई मीडियम, और ई मीडियम का मतलब ई, समझ रहे हैं आप? तो ई रिड्यूस फील्ड, ई क्या है? रिड्यूस्ड फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। ई नोट क्या है?
एक्सटर्नल फील्ड, तो ये बात मुझे समझ में आ गई, ये रिड्यूस फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है। अब एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो इंड्यूस फील्ड की वजह से उसके अंदर जो नेट फील्ड आता है वो कम हो जाता है। ठीक है भाई, नेट फील्ड कम हो जाता है। अब नेट फील्ड जो कम होता है ई, वो आता है ई नॉट बाई के, और के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ई जो कम होता है तो ई नॉट के बटे में कोई ना कोई फैक्टर आएगा, कोई ना कोई फैक्टर आएगा। तो इसका मतलब ई नॉट जितने फैक्टर से कम होता है वही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? क्या मैं ये बात कह सकता हूं? जैसे मान लो ई नॉट की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम और ई आपके पास हो गया 2। मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक है आपके पास, बाहर का फील्ड है 10 और अंदर जो ई बचा वो कितना है? 2। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो फॉर्मूला था ये क्या बन गया? मेरे पास बन गया E इक्वल टू ई नॉट बाई 5। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि E की वैल्यू कितनी है? 2, ई नॉट कितना है? 10। तो 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तभी तो 2 आएगा। ये बात समझ रहे हो मेरी बात? ये 10 है, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तभी तो 2 आएगा। इसका मतलब ई नॉट जितने फैक्टर से कम होता है वो जो फैक्टर है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ ई जितना कम होगा, ई मतलब ये जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही फैक्टर यहां ज्यादा आएगा। अगर यहां पे 1 होता तो यहां 10 आता, 10/10 1। इसका मतलब ई जितना कम होगा उतना ही बड़ा फैक्टर नीचे आएगा, और उतना ही बड़ा फैक्टर जो नीचे आएगा वही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसका मतलब एक डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इंड्यूस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा डिक्रीज होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होगी। यही बात थी जो मैंने बीच में रोक दी थी, क्योंकि मैंने सोचा पहले एक बार ये कंसेप्ट पूरा कर देते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। तो बेटा समझ में आ गई बात? डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, जितना ज्यादा डिक्रीज होगा उतना ही बड़ा फैक्टर आएगा, और जितना बड़ा फैक्टर आएगा वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और सी उतना ही ज्यादा होगा। इसके बाद एक छोटी सी बात और बचती है, वो ये बचती है कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाते गए तो मॉलिक्यूल पोलराइज होता जाएगा। कब तक बढ़ाएं भाई? बढ़ाने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि फील्ड को बढ़ाया मॉलिक्यूल पोलराइज होता गया। कोई रबड़ तो है नहीं जिसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ इनफाइनाइट है, बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक टर्म होती है जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या नाम है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस a dielectric without its breakdown। विदाउट इट्स ब्रेकडाउन का मतलब ये डाइलेक्ट्रिक का एक मॉलिक्यूल है, हमने फील्ड को बढ़ाया तो क्या होगा? पहले ये ऐसा था और बड़ा हो गया, और बढ़ाएंगे तो और बड़ा हो गया। तो फील्ड को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? एक टाइम पे जाके मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होने का मतलब नेगेटिव चार्ज अलग और पॉजिटिव अलग, और नेगेटिव चार्ज अलग होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज अलग होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अगर अलग हो गए तो डाइलेक्ट्रिक क्या बन जाएगा? बिकम्स अ कंडक्टर।
डाइलेक्ट्रिक क्या बन जाएगा, एक कंडक्टर। और अगर ये कंडक्टर बन गया तो डाइलेक्ट्रिक की जो प्रॉपर्टी है वही खत्म हो गई। इसका मतलब एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हर डाइलेक्ट्रिक की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक टर्म बनाई गई जो ये डिसाइड करती है कि एक डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस मैक्सिमम कितना फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ओपन एयर की बात करें तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, तो एयर की बेटा होती है E इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। अगर एयर में इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो एयर आयनाइज हो जाती है। तो ये एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्योंकि एयर भी एक टाइप का इंसुलेटेड डाइलेक्ट्रिक है, ये बात समझ रहे हैं आप। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा डाइलेक्ट्रिक के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैसे कैसे कैपेसिटर में चेंजेस आते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी, वेरिएबल होगी, कैसे क्या होगा। थैंक यू।